हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर प्रीति's बास्केट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है, ये क्यों होता है और इसे कैसे मैनेज करना चाहिए। स्पेसिफिकली इसमें हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हाई कोलेस्ट्रॉल आजकल हर दूसरे पेशेंट को मिलता है। ये एक तरह का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस की वजह से होता है। वो चेंजेस आपके डाइट पैटर्न में चेंजेस हो सकते हैं, आपके स्लीपिंग पैटर्न में चेंजेस हो सकते हैं, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज हो सकती है, एक्सेस ऑफ वेट हो सकता है, और स्ट्रेस जो बहुत कॉमन कॉज है, स्ट्रेस भी इसका एक रीज़न होता है। तो लाइफस्टाइल में कोई भी चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम एसिम्प्टोमेटिक होता है, हमें मतलब कि पता ही नहीं चलता, साइलेंट होता है, पेशेंट को पता ही नहीं है कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई चल रहा है। ये कैसे पता चलता है कि आपने रैंडमली अपना फुल बॉडी चेकअप कराया, जो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है कि आपने लैब टेस्ट कराए। उसमें एक टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, उसमें आपको पता चलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में मोस्ट ऑफ द टाइमिंग्स फाइंडिंग्स क्या होती हैं? टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL and VLDL. HDL is good cholesterol, LDL, VLDL and triglycerides are bad cholesterol. HDL जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड फैट होता है। वो हमारी बॉडी में जितना भी एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रिमूव करता है। और जो LDL होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम डिपॉजिट होता है। LDL जो होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं। तो ये जो लाइपोप्रोटीन होते हैं ये हमारी आर्टरीज़ में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और धीरे धीरे डिपॉजिट होते होते वहाँ पे प्लाक बना लेते हैं। जब वो प्लाक बन जाता है तो कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है आर्टरीज़ में। तो अगर ये आपका जो डिपॉजिशन है वो हार्ट की आर्टरी में हुआ है तो देयर आर चांसेस ऑफ हार्ट अटैक। और अगर ये ब्रेन की आर्टरी में जाके होता है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं ब्रेन स्ट्रोक के। अगर ये आपके किसी भी हाथ या पैर की आर्टरीज़ में जाके ब्लॉक करता है तो वहाँ पे आपको कॉमन सिम्टम मिलता है, जैसे पैरों में दर्द होना, थकान सी महसूस होना चलने पर। तो ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं अगर वो ब्लॉकेज करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट मैनेजमेंट। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी डाइट में कौन से सोर्सेज हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए। डाइट में बेसिकली कोलेस्ट्रॉल आता है आइदर प्लांट बेस्ड और एनिमल प्रोडक्ट से। तो जो प्लांट बेस्ड होते हैं मोस्टली वो सारे कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं एक्सेप्ट योर डेयरी प्रोडक्ट्स। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल में थोड़े से हाई होते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो टोन मिल्क होता है उससे ही आप डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे आपको दही चाहिए तो आप टोन मिल्क से बनाइए, और आपको मिल्क भी स्किम मिल्क लेना चाहिए या फिर लो टोन। और अगर एनिमल सोर्सेज की बात करते हैं तो वो हाई इन कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जैसे आपका मटन हो गया और बीफ जिसे होता है वो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। इनको आपको अवॉइड करना है। अवॉइड रेड मीट, फैटी बीफ, पोर्क, बैकन, सॉसेज एंड ऑर्गन मीट सच एज किडनी एंड लीवर। यू कैन हैव लीन मीट है। एग की बात करते हैं तो उसमें जो योक होता है वो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, तो आप एग का वाइट पोर्शन ले सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे हम, जो हमें सबसे कॉमन आता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो आप ऑयल छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है, हमें गुड फैट और बैड फैट पता होना चाहिए। हमें गुड फैट का कंटेंट बढ़ाना है और बैड फैट को कम करना है। तो जैसे अगर हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं तो सैचुरेटेड फैट्स को हमें रिड्यूस करना है और जो ट्रांस फैट्स होते हैं उनको बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है। जो आपके रिफाइंड ऑयल्स होते हैं वो आपको यूज़ नहीं करने बिल्कुल भी। ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो जो सीड बेस्ड ऑयल होते हैं, जैसे कि आपका सेसमी सीड ऑयल होता है जिसे हम तिल का तेल बोलते हैं, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, मूंगफली का तेल, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल, लेकिन रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। और जो हमने सीड बेस्ड ऑयल भी बोला, आप कितनी क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे हमारे ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स बनती हैं, अगर आप उसमें बहुत सारा ऑयल यूज़ कर रहे हैं कि सब्जियों के ऊपर तक ऑयल आ रहा है, तो वो अगर है तो उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। तो हमें क्वांटिटी पे भी ध्यान देना है। इंक्रीज इनटेक ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सोर्सेज हैं जैसे कि नट्स, almonds, walnuts and other variety of seeds like chia seeds. Chia seeds are rich in fiber as well, fiber ज़्यादा होता है उसमें। और other sources हैं seeds की, जैसे कि pumpkin seeds, sunflower seeds, flax seeds। इन सब का इंटेक आप अच्छे से अच्छा रखिए। Then fish is a good source of omega 3 fatty acids. ओमेगा 3 फैटी एसिड जिन फिश में हाई होता है वो है सैमन, ट्यूना, मैक्रेल।
हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़्यादा लेना है, जिससे कि हमारा LDL कम होगा और HDL बेटर होगा। उसके बाद में आता है होल ग्रेन। होल ग्रेन का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा ये रिफाइंड होता जाता है, जैसे कि मैदा, वो जितना रिफाइंड होगा उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाएगी, उसका उतना बेनिफिट हमारी बॉडी को नहीं मिलता है। होल ग्रेन में जैसे ओट्स हो गया, बार्ली हो गया या दलिया हो गया, ये सब आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। और फिर आता है जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मल्टीपल विटामिन्स हमें मिलते हैं उससे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हमेशा ध्यान रखेंगे कि सीजनल फ्रूट्स लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां अपनी डाइट में लीजिए, और जितने भी हम जो कहते हैं मौसम के फल और सब्जी हैं वो खाना है। All types of legumes helps in lowering the cholesterol level, like राजमा जिसे किडनी बीन्स बोलते हैं, चिकपीस, छोले, ब्लैक चना, लोबिया and all types of pulses. In fact, all beans, French beans, etc. helps in lowering the cholesterol. कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में हमें साथ साथ ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी रखनी है कि हमें अपना कार्ब इनटेक को भी मॉनिटर करना है। जैसे आपको लिमिट करना है, जितना भी रिफाइंड शुगर है, प्रोसेस्ड फूड है या आपके पैक्ड जूसेस हैं, इनको कम करना है। जो ये रिफाइंड शुगर्स होती हैं, ये सब भी आपके अल्टीमेटली फ़ैट में कन्वर्ट होकर कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती हैं। तो आपको जितना हो सकता है सिंपल कार्ब, और हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्ब जो होता है वो फाइबर रिच होता है और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है। जो ये सिंपल कार्ब होते हैं, जैसे कि रिफाइंड शुगर हो गई आपकी, जो आप डेली जिसका इंटेक आप करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपल कार्ब। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती है। इसको हम बोलते हैं कि एम्प्टी कैलोरीज, जिसका कि न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ नहीं है बट कैलोरीज आपकी बढ़ा रही हैं वो लोग। तो जितनी भी ये एम्प्टी कैलोरीज होती हैं इनको नहीं लेना है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, जितनी भी ये फिजी ड्रिंक्स होती हैं, और आपका जो एम्प्टी कैलोरीज वाले फूड्स हैं वो नहीं लेने हैं। अवॉइड डीप फ्राइड फूड, दे आर रिच इन ट्रांस फैट को हमें टोटली अवॉइड करना है, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़, पैक्ड फूड्स एंड पेस्ट्रीज, डोनट्स, बटर पॉपकॉर्न। इन सब के साथ साथ आपको कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स होते हैं, जैसे गार्लिक, टर्मरिक, जिंजर, मतलब गार्लिक आपका लहसुन हो गया, जिंजर, अदरक और हल्दी, इसका इंटेक भी आपको अच्छा रखना है। डाइट के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है एक्सरसाइज। हमें उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो आजकल इतने जो हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के केसेस बढ़ गए हैं, इतने हाई कोलेस्ट्रॉल केसेस हो रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज इज़ द मेन फैक्टर। तो हमें आजकल के बिजी शेड्यूल में ये हो गया है कि आपके पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज का, ये सबसे कॉमन एक्सक्यूज़ मिलता है। लेकिन आपको कोई ना कोई अपना रूटीन बनाना है, और उसमें जैसे आपको एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, जैसे वॉकिंग हो गया या आपका साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, कोई किसी भी एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को आपको अडॉप्ट करना ही है। आपको डेली अपने मॉर्निंग में आधा घंटा एक्सरसाइज को देना ही है। वो आप किसी भी फॉर्म में करिए, योगा करिए, साइकिलिंग करिए या सिंपल वॉक करिए। और इसके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है मूवमेंट। हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप डेली में आधा घंटा मॉर्निंग में दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप 4 घंटे कॉन्टिन्यूस बैठे हुए हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। जो आप 4 घंटे कॉन्टिन्यूस बैठे हैं उससे आपका मेटाबॉलिज्म पूरा हिल जाएगा। तो मेक अ हैबिट कि आपको हर 2 घंटे में खड़ा होना है। आप अगर ऑफिस जा रहे हैं तो भी ये रूटीन रखिए, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तब भी आपको हर 2 घंटे में अपनी चेयर से खड़ा होना है, एंड यू हैव टू मूव। और हो सकता है तो सिंपल थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करिए, जिससे कि आपका जो कॉन्टिन्यूस सिटिंग साइकिल है ना, उसको हमें ब्रेक करना है। ये भी सबसे ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए। लैक ऑफ स्लीप और स्लीप डिप्रिवेशन, ये भी बहुत कॉमन मिलता है हाई कोलेस्ट्रॉल के कॉजेज़ में। क्या होता है कि हमारा सोने का पैटर्न जो होता है वो फिक्स नहीं होता। हमें स्लीप हाइजीन को मेंटेन करना है। स्लीप हाइजीन में सिर्फ ये नहीं आता कि आपको 6 से 8 घंटे सोना है, वो तो हम सबको पता ही है कि 6 से 8 घंटे सोना चाहिए, लेकिन आपको एक पैटर्न भी फॉलो करना चाहिए। एक सोने की साइकिल होती है, जैसे कि आपको पता है आपको मॉर्निंग में इतने बजे उठना है, आपको आपका नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो जाता है, आपको ऑफिस ज्वाइन करना है, तो आपका उठना तो फिक्स है लेकिन आपका सोना फिक्स नहीं है। कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, तो उससे हमारी बॉडी क्लॉक फिक्स नहीं हो पाती। तो एक तो ये स्लीप हाइजीन मेंटेन करनी है। दूसरा, साउंड स्लीप होना ज़रूरी है। अगर आपकी नींद बीच बीच में टूट रही है तो उसके वो जो डिस्टर्बेंस होती है, इन सब से आपकी बॉडी क्लॉक फिक्स नहीं हो पाती। तो साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है, एंड स्लीप हाइजीन।
ओबेसिटी भी एक इसका कारण है। इसमें हमें जितना भी एक्सेस ऑफ बॉडी फैट है उसे लूज़ करना है। एंड फॉर कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट एक तो सबसे ज़रूरी है क्विट स्मोकिंग एंड रिड्यूस अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल के ज़्यादा इंटेक से हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ते हैं उससे, क्योंकि बीपी बढ़ता है आपका और ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ता है, जिससे अल्टीमेटली हार्ट डिजीज़ होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होने का कारण है वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आज के इस टाइम में स्ट्रेस हर किसी को है, बट हमें ऐसा कुछ टेक्निक्स करनी है जिससे कि वो स्ट्रेस हम ज़्यादा फील ना करें। जैसे मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडली होएं, लोगों से बात करें, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं शेयर करें। तो हमें किसी भी फॉर्म में वो स्ट्रेस को मैनेज करना ही है। तो जैसे कि हमने बात की कि जो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है ये मोस्टली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, जो हमने फैक्टर्स की बात की है, तो किसी ना कहीं तक हम इसको बिना मेडिसिन के भी ठीक कर सकते हैं, स्पेसिफिकली आपकी डाइट एंड एक्सरसाइज से। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, जैसे लैब टेस्ट आप कराते हैं उसमें आपको पता चला कोलेस्ट्रॉल लेवल इज़ हाई, इमीडिएटली पीपल स्टार्ट टेकिंग मेडिकेशन जो हम कहते हैं स्टेटिन। तो स्टेटिन को लेने से ये होता है कि उसका जो फंक्शनिंग है वो आपकी बॉडी में जो हमारे नेचुरल कोलेस्ट्रॉल बनता है, हमारा जो लीवर होता है वो नेचुरली कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो वो उस कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। तो अगर आप स्टेटिन लेना शुरू कर देते हैं इमीडिएटली और विदाउट मैनेजिंग ऑल दीज फैक्टर्स, तो आपको उससे इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं। इनफैक्ट आपके लीवर पे और लोड आएगा और जो हमारी कोलेस्ट्रॉल की इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है, जो हमने नेचुरल कोलेस्ट्रॉल को कम कर दिया है, तो जो हमारी इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है जैसे कि हार्मोन प्रोडक्शन, विटामिन डी प्रोडक्शन एंड सेल रिपेयर, जो बेसिक फंक्शंस हैं ये सब भी आपके कम हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, देन स्टार्ट टेकिंग ऑल दीज मेडिकेशन। जब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में, लेकिन आपको अगेन आई एम रिपीटिंग दोज वर्ड्स कि अपने आप कोई मेडिसिन नहीं खानी है। क्योंकि हमेशा होम्योपैथी में क्या होता है, हम जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, अगर मेरे पास 10 पेशेंट आते हैं हम हाई कोलेस्ट्रॉल के, सबके लिए अलग अलग मेडिसिन जाती है। तो उसके लिए वी हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी केस। हर केस के लिए पूरे एनालिसिस के बाद मेडिसिन सेलेक्ट होती है। तो अपने आप कोई मेडिसिन नहीं खानी है कि इसके लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए आप ये मेडिसिन खाना शुरू कर दीजिए, ऐसे नहीं। कंसल्ट ओनली अ क्वालिफाइड फिजिशियन, देन दैट फिजिशियन विल डिसाइड कि आपको क्या मेडिसिन देनी है। So thanks for watching the video and please subscribe my channel for more such health videos. Thank you.